8 साल का मासूम मनीष आंखों में आंसू लिए अपनी छोटी बहन को गोद में थामे खड़ा रो रहा था। तभी खांसते हुए उसकी माँ ने उससे कहा, मनीष बेटा, मेरा जाने का वक्त आ गया है और मेरे जाने के बाद अब तुझे ही अपनी दोनों बहनों का कन्यादान करना होगा। वादा कर बेटा। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा और अच्छे से उनकी शादी करवाऊंगा। तभी मनीष की बीमार माँ जोर जोर से सांस लेने और खांसने लगती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मनीष बारिश में ही डॉक्टर के क्लिनिक पर निकल पड़ता है, लेकिन क्लिनिक बंद होता है। फिर जब वो घर लौट कर आता है तब तक उसकी माँ अपनी बीमारी और गरीबी से लड़ते हुए सदा सदा के लिए आंखें बंद कर चुकी होती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले तूने हमारे सर से बाप का साया छीन लिया और अब माँ को भी मुझसे और मेरी बहनों से छीन लिया। रजनी के मरने के बाद उसके घर में मुखिया आता है। राम 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 राम, न जाने किन गरीबों को मैंने अपना घर किराए पर दे दिया। एक तो ये गरीब, ऊपर से मनहूस। पहले ये बच्चे अपने बाप को खा गए और अब अपनी माँ को भी मार डाला। अरे ओ जग्गा, हरिया, बाहर उठाकर फेंको इन सबको। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मुखिया के गुंडे उन बच्चों के साथ ही रजनी की लाश को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बाहर खड़ी भीड़ तमाशा देख रही होती है, लेकिन कोई भी उनकी मरी हुई माँ को कंधा नहीं देता और सब वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा मनीष सबसे गिड़गिड़ाता रहता है, कोई मदद करो हमारी, कोई हमारी माँ की लाश को कंधा दे दो। सभी मुंह फेर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मनीष की बड़ी बहन जो कि 5 साल की होती है उससे कहती है, चलो भैया, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम ही माँ की लाश को अग्नि देते हैं। फिर मनीष ने अपनी माँ की लाश को ठेले में रखकर शमशान ले जाकर उसकी चिता को आग लगा देता है। उस चिता को देखकर मनीष को समझ में आ गया कि ये दुनिया मतलब की है और यहाँ हर किसी को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। घर से बेघर होने के बाद वो गरीब भाई अपनी दोनों बहनों के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर उसे एक सेठ दिखाई दिया। चलो रे, जल्दी जल्दी सामान ट्रक में लोड करो। सेठ जी, भगवान के लिए मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाना है। पिछले 3 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, जा फिर जल्दी से वो बोरियां उठाकर इस ट्रक पर रख, चल। कम उम्र का होकर भी मनीष बड़े आदमी जैसे भारी बोरियां सर पर उठाकर रखता है। उस दिन उसकी पहली कमाई उसे 100 रुपए मजदूरी के तौर पर मिलते हैं। उन पैसों से वो अपनी छोटी बहन के लिए दूध और बड़ी बहन के लिए बर्गर खरीदता है, मगर खुद पानी पीकर ही गुजारा कर लेता है। अब वो हर रोज सेठ के लिए काम करता और पैसे कमाता। ऐसे ही समय बीता और अब वो सब बड़े हो गए। जहाँ बड़ी बहन सलोनी सांवले रंग की थी, वही छोटी बहन रुचि दिखने में बेहद सुंदर और गोरी थी, इसलिए उसे खुद पर बड़ा ही घमंड था। सलोनी, रुचि, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लाओ भैया, दिखाओ क्या लाए हो आप मेरे लिए। ये लो, ये तुम्हारा, और ये सलोनी, ये तुम्हारा। रुचि गिफ्ट खोलती है। छी भैया, ये गिफ्ट लाए हैं आप मेरे लिए। इस सूट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे किसी मंगल बाजार से उठाकर लाए हैं। बिल्कुल बहन जी टाइप सूट है। आप रहने दो, आपकी चॉइस घटिया है। आप ना मुझे 15,000 दे दो। कल मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए मॉल जाएंगी तो मैं उनके साथ ही जाकर कुछ ले लूंगी। अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए मनीष अपनी सारी कमाई उसके हाथ में रख देता है, मगर सलोनी अपने भाई की बात को समझती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रुचि अपने भाई से कहती है, भैया मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल ना मेरी प्यारी बहन, बोल। भैया मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, रौनक नाम है उसका, और वो एक अमीर घर से है। मैं उनके साथ खुश रहूंगी क्योंकि वो हमारी तरह गरीब नहीं है। रुचि का ऐसा कहना उसके भाई के लिए एक थप्पड़ सा था, लेकिन वो चुप रह जाता है और कहता है, रुचि, सलोनी तुमसे बड़ी बहन है, एक बार उसका रिश्ता पक्का हो जाए फिर मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। मनीष सलोनी के लिए रिश्ते देखने लगता है, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। भैया इसके काले रंग के कारण इसे रिश्ते नहीं मिलते तो मैं क्या करूं? भला मैं क्यों कवारी रहूं इसके पीछे? अपनी बहन के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो ठीक ही तो कह रही है भैया। तभी पंडित उनके घर आते हैं और मनीष से कहते हैं कि जो 2 दिन पहले गरीब रिश्ता तुम्हारी बहन सलोनी के लिए आया था, उन्होंने सलोनी को पसंद कर लिया है। ये सुनकर मनीष बहुत खुश होता है। अब वो अपनी दोनों बहनों की शादी की तैयारी शुरू कर देता है। फिर एक रोज रुचि के ससुराल वाले उसके लिए बहुत ही महंगा शादी का जोड़ा और गहने लेकर आते हैं। रुचि, ये शादी का जोड़ा और ये डायमंड सेट माँ ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। इसे शादी वाले दिन जरूर पहनना, ओके? क्योंकि मेरी होने वाली दुल्हन लाखों में एक है। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर रुचि खुद पर इतराते हुए कहती है, देखा मनीष भैया,
कितना महंगा तोहफा भेजा है मेरे ससुराल वालों ने। अगर उनकी जगह आपको शादी का जोड़ा देना होता तो आप तो मेरे लिए वही मंगल बाजार की कोई घटिया सी साड़ी उठाकर ले आते और उसी में मेरा कन्यादान भी कर देते। ये कहकर रुचि वो सब सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मनीष खूब रोता है और अपनी माँ की तस्वीर से कहता है, आज मेरी छोटी बहन इस घर से जाते जाते मेरे मन पर घाव कर रही है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका। माँ ऐसा मत कहो भैया, आप तो बहुत अच्छे भाई हो, बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए। जहाँ रुचि अपनी कड़वी बातों से मनीष को घाव कर रही थी, वहीं सलोनी अपनी बातों से अपने भाई के घाव भर रही। सलोनी के ससुराल वाले गरीब थे, इसलिए वो उसे शादी का जोड़ा नहीं भेज पाते। फिर मनीष ही अपनी सांवली बहन को एक दुकान से लाल रंग की साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान देता है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। आओ मेरी काली बहन, अंदर आओ, मुझे देखकर बता कि इस महंगे और सुंदर शादी के जोड़े में मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बहन, लेकिन सच कहूँ तुम बहुत ही बेकार दुल्हन लग रही हो। ये कैसी बेकार सी साड़ी और गहने पहन रखे हैं तुमने, और ऊपर से ये सस्ती सी कच्ची चूड़ी पहन ली है। उफ, इस गरीब खाने में रहेंगे तो ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इस गरीब खाने से बाहर निकलना चाहती हूँ। उफ, अब तो दम घुटता है इस घर में मेरा। शायद अमीर घर की बहू बनने की खुशी में तुम ये भूल गई हो कि हमारे भैया ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है। माँ बाप का साया सर से उठने के बाद अपना बचपन गंवाकर उन्होंने हमें पाला, खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरा, और माँ को दिए वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की और अपना घर तक नहीं बसाया, और तुम कहती हो कि भैया ने हमारे लिए किया ही क्या है। ये सुनकर रुचि की आंखों के सामने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसके गरीब भाई ने बचपन में ही कमाना शुरू कर दिया था और उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। रुचि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और अपनी मरती हुई माँ को दिया हुआ वादा वो गरीब भाई अपनी दोनों छोटी बहनों का कन्यादान करके निभाता है। विदाई के वक्त रुचि अपने भाई के गले लगकर रोती है और कहती है, भैया भैया हमें माफ कर देना। माँ के जाने के बाद आपने जिस तरह से हमारा ख्याल रखा वो कोई नहीं रख सकता। काश कि हर भाई आपकी तरह होता भैया। आखिर में वो गरीब भाई अपनी बहन को माफ कर देता है, फिर खुशी खुशी अपनी दोनों बहनों को विदा कर देता है। सीतापुर गांव के जमींदार किशन सिंह की बेटी मनीषा बहुत ही अकड़ वाली थी, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों के सामने बहुत घमंड में रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की गौरी, जो जमींदार के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। मनीषा उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो गौरी पर हुक्म चलाती रहती थी। गौरी, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह 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 बहुत कुछ खरीदना है। अभी? पर अभी तो मुझे रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद चले? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल। फिर मेरे पास समय नहीं है, और अब तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है अगर तू मुझे मना करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं बापू को बोलूंगी, और बापू को तू जानती है, अगर किसी बात पर मैं नाराज हो जाऊं तो बापू तुम सब पर बहुत गुस्सा करेंगे। गौरी बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, जा तू इसके साथ चली जा, बेकार में कभी जमींदार साहब गुस्सा करे। पर माँ, तुम अभी अभी खेत से काम करके आई हो, तुम भी तो थकी हुई हो। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर और तेरे बापू के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है माँ, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ज्यादा काम मत करना, तुम आराम कर लेना। मनीषा गौरी को ऐसे ही तंग करती थी, पर गौरी की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इसी बात का फायदा हमेशा मनीषा उठाती रहती थी। मनीषा, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चले अब, माँ इंतजार कर रही होगी। रुक, अभी तो आए हैं, मुझे वो सामने की दुकान से अपने लिए झुमके लेने हैं। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 30 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो दोनों भी, ये सारे कर दो। देख गौरी, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है मनीषा, ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है, आखिर गांव के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है बापू ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वीरपुर गांव के जमींदार का बेटा है, पता है कितने पैसे वाले लोग हैं। बापू कहते हैं मैं तो राज करूंगी, राज। और वैसे एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकर की बेटी जो हमारे यहाँ नौकर है, तू ये सब बातें नहीं समझेगी।
क्योंकि मुझे पता है तेरी शादी तो इसी गांव में किसी किसान के बेटे से ही होगी। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर मेरी यहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं अपने होने वाले पति को कह दूंगी कि उनके घर में कोई नौकर हो, क्या पता वो अच्छा हो, तो हम तेरी शादी उससे कर देंगे। फिर तुझे कहीं काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने पति के साथ आराम से मेरी ससुराल में नौकरी करना। गौरी चुप हो जाती है। वो जानती थी कि मनीषा का स्वभाव कैसा है। मनीषा की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। मनीषा शॉपिंग के लिए शहर जाती है तो गौरी को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे तो महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना। मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं कि आसपास के गांव वाले देखते रह जाएं। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे बढ़िया महंगा लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। ये लहंगा मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एक काम कर गौरी, ये लहंगा तू पहन के दिखा, अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना। तो मैं कौन सा तुझे ये कह रही हूँ कि ये तेरा दुल्हन का लहंगा है। मैं जानती हूँ ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी तुझ जैसी गरीब का ये ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो तुझे मैं मौका दे रही हूँ सिर्फ पहन कर दिखाने के लिए। चल जा, अब जितना कहा है उतना सुन। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे गांव भी वापस पहुंचना है, बहुत सारे काम है। गौरी वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है उसकी नजर कोने में रखे एक पर्स पर जाती है। गौरी से पहले एक बड़ी उम्र की लेडी ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। गौरी उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका बटुआ, आप अंदर भूल गए थे शायद। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई, वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? जी, मेरा नाम गौरी है। अच्छा, तो अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो। ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी है, उसकी शादी है, तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही देख रही थी, तभी आपके बटुए पर मेरी नजर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग सीतापुर गांव से आए हैं। सीतापुर गांव से? अच्छा, वहां के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मनीषा गुस्से में आ जाती है। क्या बात है गौरी, मैं इतनी देर से तुम्हारा वहां बैठकर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देख रही हो। अरे, तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम जैसी गरीब के लिए ये लहंगा नहीं बनाए। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर देखने के लिए बोला था। ये लहंगे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जाकर बदल कर आओ। वो लेडी देखती है कि मनीषा गौरी से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। गौरी की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन गौरी जब तैयार होकर मनीषा के घर जाने लगी, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। आंटी जी, आप? और यहाँ आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? माँ, ये कल मुझे शहर में जिस दुकान से मनीषा ने लहंगा लिया ना, वहां मिली थी। नमस्ते। कल गौरी से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने बड़े बेटा बहू और छोटे बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे राघव के लिए आपकी बेटी गौरी का हाथ मांगती हूँ। गौरी के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी गौरी का रिश्ता आया था। राघव को भी गौरी बहुत पसंद आती है और यकीनन गौरी देखने में सुंदर भी बहुत थी, मानो कीचड़ में कमल। राघव और गौरी का रिश्ता तय हो जाता है। मनीषा की शादी के तुरंत बाद ही गौरी की भी शादी थी। मनीषा अपने पति के साथ उसकी शादी अटेंड करने आई थी। आओ मनीषा, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? देखो कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा। पूरे 5 लाख का है। तुम्हारा कितने का था? जी, मेरा इससे कम का था, 3 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम लोग बस निकलने ही लगे थे। मनीषा का मुंह उस समय देखने वाला था। आज उसे सही सबक मिला था। कहते हैं व्यक्ति की किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हमारी जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ हमारी सोच के विपरीत होता है, जैसा गौरी के साथ हुआ। जिस ब्राइडल लहंगे को पहनने की उसने जीवन में कामना भी नहीं की थी, उसके अच्छे कर्मों के कारण आज उस ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम के सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसकी अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था।